उमा बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। चलें बेटा, क्लास शुरू करते हैं। बेटा बस 1 सेकंड में ग्रुप में जरा लिंक भेज दूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मैस? क्या सीन है बच्चे, आज स्लो स्लो आ रहे हैं। फिर भी क्लासें तो करनी है। इतना स्लो आने की क्या वजह है भैया? आदि आगे आ जाओ। बच्चों, इतना स्लो आने की वजह? बेटा इतना भी कोई सर्दी नहीं है। अली मुइन, बेटा इतनी मरी हुई तरह से क्यों आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। तुम लोगों के मैंने पेपर चेक किए तो सरप्राइजिंगली काफी अच्छे थे। नहीं, असल में मैंने नहीं बनाया, लेकिन पेपर काफी रीजनेबल थे, तुम लोगों ने अच्छा किया होगा। है क्या हुआ? रिजल्ट मिले या नहीं मिले अभी तक? पेपर में कल ले रहा हूँ। पेपर मार्क तो हुए हुए। चलो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। सिलेबस अब जल्दी खत्म करना है, तो शुरू करते हैं जी। हेडिंग दो। बेटा आवाज बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तो आपने A1 में भी पढ़ा था, A2 में क्या डिफरेंस होगा? तो डिफरेंस जी बेटा आप बताएं। एसी बाद में पढ़ेंगे, एसी बाद में पढ़ लेंगे, अभी पहले न्यूक्लियर। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स और एसी जो है ना, वो थोड़ा सा इस तरह का चैप्टर है जैसे बेस यूनिट्स होता है कि खींचते रहो, टाइम वेस्ट करवाता है। ये चीजें जल्दी हो जाएंगी, तो अभी हमने ना कवरेज पे ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें लिखो A1 वाला पार्ट और A2 वाला पार्ट। इसके A1 वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, लिख दिया A1 और A2 ही। अच्छा, इसके A1 वाले पार्ट में था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। A2 वाले पार्ट में इसमें होंगे ज्यादा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। A2 वाला पार्ट होगा ज्यादा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स। बेटा आप इसमें बात नहीं करनी वरना मैं निकाल दूंगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले लिखो न्यूक्लियर डीके क्या होता है। न्यूक्लियर डीके, बेटा हेडिंग क्या देनी है? न्यूक्लियर डीके। जब एग्जामिनर कहेगा न्यूक्लियर डीके, उसका क्या मतलब होगा? न्यूक्लियर डीके होता है बेसिकली रिलीज रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम अ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस में से रेडिएशंस के निकलने को हम कहते हैं न्यूक्लियर डीके। कॉपी कर लो, ये हो गया क्या चीज? हाँ, कल मिलेगी। अच्छा, न्यूक्लियर डीके, रिलीज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीके। उसके बाद लिखो
उसके बाद बेटा इसके नीचे लिखो नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके, नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके। फिर आपस में बात ना करो। नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके, इसको हम डिफाइन करेंगे कि नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके क्या होगा? रिलीज ऑफ रेडिएशंस, रिलीज ऑफ रेडिएशंस spontaneously, release of radiations spontaneously, ये उसकी प्रॉपर्टी साथ लिखनी होगी। तो रिलीज ऑफ रेडिएशंस spontaneously, randomly and release of radiations spontaneously, randomly and exponentially, ये तीन प्रॉपर्टीज अगर पूरी हो जाएंगी तो इसको हम कहेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके। स्पॉन्टेनियसली, रैंडमली एंड एक्सपोनेंशियली is called natural, बेटा आपको बताएंगे, is called natural radioactive decay। ये तो डेफिनेशन है ना, आगे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके की। तो ये हमने लिख दिया नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके। कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा, उसके बाद लिखो प्रॉपर्टीज of a natural radioactive decay। नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके की प्रॉपर्टीज। फिर आप बात कर रहे थे ना, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, चले जाओ चुप करके, लंबी बात नहीं करते, चले जाओ। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके लिखो। अ नेचुरल रेडियोएक्टिव, आपका नाम क्या है? ये मैं ऑफिस में मैसेज कर दूंगा, जो भी बच्चा बात करेगा उसको मैं निकाल दूंगा और ऑफिस में मैसेज कर दूंगा। अच्छा, नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके इज पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी। देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज दैट आर टू बी स्टडीड। अ नेचुरल रिलीज ऑफ रेडिएशंस इज, पहली प्रॉपर्टी, इज अ random process, is a random process। दूसरी प्रॉपर्टी is a spontaneous process। और तीसरी प्रॉपर्टी is an exponential process। तो तीन प्रॉपर्टीज क्या हो गई? इट्स अ रैंडम प्रोसेस, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट्स एन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। अब इनको एक्सप्लेन करना होगा। तो अभी हो गया यहां तक? अच्छा, अब सबसे पहले रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम प्रोसेस का क्या मतलब है? तो देखो, रैंडम नेचर ऑफ नेचुरल radioactive decay। So when we say it's random, what it means? तो हेडिंग क्या देनी है? रैंडम नेचर ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके। रैंडम नेचर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, अगर आपने लिख लिया तो, रैंडम नेचर का मतलब क्या है? रैंडम नेचर का मतलब है अनप्रेडिक्टेबल। नेचुरल
radioactive decay natural radioactive decay is unpredictable. Its rate, direction, and position. Its rate, direction, and position is unpredictable. ना तो हम इसका रेट बता सकते हैं, ना हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं, और ना हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि when a nucleus will decay, next, ये हमने किसकी बात करनी, टाइम की, कि कब डिके करेगा। when a nucleus will decay next, which nucleus will decay, या अब हम रैंडम नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। when a nucleus will decay next, which nucleus will decay next, in which direction, the radiations, will be released, and जी जी। सब क्या क्या चीजें हो गई अनप्रेडिक्टेबल? ये सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं। ये लो, तो सबसे पहले व्हेन अ न्यूक्लियस विल डिके, कौन सा न्यूक्लियस, कब एक न्यूक्लियस डिके करेगा, कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा, किस डायरेक्शन में रेडिएशन निकलेंगी, एंड रेट ऑफ डिके, आर अनप्रेडिक्टेबल। रेट ऑफ डिके आर अनप्रेडिक्टेबल। अब क्या क्या चीजें अनप्रेडिक्टेबल? कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा, किस टाइम पे डिके करेगा, किस डायरेक्शन में रेडिएशन निकालेगा, और रेडिएशन निकलने का रेट क्या होगा, ये सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। समझ आ गई बात? इसको हम कहते हैं रैंडम नेचर। अच्छा, इसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आप हमें ये बताएं कि काउंट रेट क्या होता है। तो हेडिंग दो काउंट रेट। काउंट रेट आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा। पहली बात, रेडिएशंस निकलती हैं पल्सेस में। अगर आप रेडिएशंस के निकलने का प्रोसेस डिस्क्राइब करते हैं तो रेडिएशंस कंटिन्यूअस होती है या पल्सेस में होती है? फर्ज करें ये हम बना देते हैं एक सैंपल, रेडियो एक्टिव सैंपल। इसके नीचे लिखें आ रेडियो एक्टिव सैंपल। तो हमने डिफाइन करना है काउंट रेट। उसमें सबसे पहले आप बनाएंगे एक रेडियो एक्टिव सैंपल, और आप ये बताएं कि रेडिएशन निकलने का जो प्रोसेस होता है वो पल्सेस में होता है या कंटिन्यूअस होता है? क्या क्या नहीं बेटा, वो पल्सेस में होता है, और पल्सेस का जो गैप होता है वो रैंडम होता है। पल्सेस का जो गैप होता है वो भी क्या होता है, रैंडम होता है। तो इस तरह की पल्सेस होती है। रेडिएशंस कंटिन्यूअसली नहीं निकलती, दे आर रिलीज इन पल्सेस। ये आपने ओ लेवल में भी पढ़ा होगा। तो इनको हम कहते हैं पल्सेस ऑफ रेडिएशंस। तो पल्सेस ऑफ रेडिएशंस, तो अगर पेपर में ये पूछेंगे रेडिएशंस कंटिन्यूअसली निकलती है या पल्सेस में निकलती है, तो आंसर क्या होगा, दे आर इन पल्सेस। ठीक। अब काउंट रेट क्या होता है? काउंट रेट होता है, लिखो, नंबर ऑफ पल्सेस ऑफ रेडिएशंस, नंबर ऑफ पल्सेस ऑफ, बेटा बात है ना सुनो, नंबर ऑफ पल्सेस ऑफ रेडिएशंस पर यूनिट टाइम, number of pulses of radiations per unit
time is called काउंट रेट। हाँ जी, बात समझ आ गई? रेडिएशन की कितनी पल्सेस निकलेंगी हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में, उसको हम कहते हैं काउंट रेट। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे बात समझ? तो रेडिएशन कंटिन्यूअसली नहीं निकलती, किस में निकलती है? पल्सेस में निकलती हैं। तो जितनी पल्सेस निकलेंगी एक सेकंड में या एक मिनट में, उसको हम कहते हैं काउंट रेट। कॉपी हो गया? अब काउंट रेट फाइंड कैसे करते हैं? देखो, काउंट रेट इज फाउंड, काउंट रेट इज फाउंड, आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा, यूजिंग अ डैश। काउंट रेट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते थे, जल्दी बताओ। गो बैक टू ओ लेवल, गीगर मुलर ट्यूब, जीएम ट्यूब इज फाउंड यूजिंग अ गीगर मुलर, यूजिंग अ गीगर मुलर ट्यूब, और ब्रैकेट में आपने लिखना है जीएम ट्यूब, और जीएम ट्यूब का थोड़ा सा आपने बता देना है। तो अगर आपने काउंट रेट फाइंड करना है तो क्या यूज करेंगे? जीएम ट्यूब। और जीएम ट्यूब वर्क कैसे करती थी अगर आपको याद हो? रेडिएशन की पल्सेस को करंट में कन्वर्ट करती थी। क्या करती थी? रेडिएशन की पल्सेस को करंट में कन्वर्ट करती थी। तो लिखो, अ जीएम ट्यूब कन्वर्ट्स, अ जीएम ट्यूब कन्वर्ट्स, जीएम ट्यूब कैसे वर्क करती है? वो कन्वर्ट करती है, अ जीएम ट्यूब कन्वर्ट्स pulses of radiations, converts pulses of radiations into pulses of current and counts them. तो जीएम ट्यूब कैसे वर्क करती है? पल्सेस ऑफ रेडिएशंस को कन्वर्ट करती है पल्सेस ऑफ करंट में, और उनको काउंट करती है कि इतनी पल्सेस पर मिनट, इतनी पल्सेस पर सेकंड। कहानी समझ आ गई? अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो, how will you use a GM tube? How will you use a GM tube to show the random nature, to show the random nature of a natural radioactive decay? Question को एक बार पढ़ लो। How will you use a GM tube to show the random nature of a natural radioactive decay? वो कह रहे हैं कि जीएम ट्यूब को यूज करके हम रैंडम नेचर कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो जीएम ट्यूब क्या करेगी? काउंट रेट को काउंट करेगी, काउंट रेट को मेजर करेगी, उससे रैंडम नेचर कैसे पता चलेगी? अगर जीएम ट्यूब की जो रीडिंग है वो एक पैटर्न में आ रही है तो रैंडम नेचर नहीं है। अगर उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही है तो वो क्या शो कर रहा है? फ्लक्चुएशंस आएंगी तो वो क्या शो करेगा? रैंडम नेचर। तो इसके आंसर में हम ये लिखेंगे कि आप लंबे टाइम तक, काफी टाइम तक काउंट रेट को मेजर करो, ठीक है? तो इसके आंसर में लिखो कि measure या ऑब्जर्व, measure or observe the count rate, measure or observe the count rate over an interval of time. आप क्या करो? काउंट रेट को मेजर करो एक टाइम इंटरवल के ऊपर, हाफ आवर के ऊपर, 10 मिनट्स के ऊपर, 20 मिनट्स के ऊपर। अच्छा, अब लिखो कि फ्लक्चुएशंस, आप देखेंगे कि काउंट रेट क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएशंस इन द काउंट रेट, अगर रैंडम ना होता तो फ्लक्चुएशंस ना होती, ठीक? फ्लक्चुएशन इन द काउंट रेट give fluctuation in the count rate give an evidence for the random
नेचर, रैंडम नेचर ऑफ द, ठीक है, बात समझ आ गई। तो काउंट रेट में जो फ्लक्चुएशंस होंगी वो क्या बताएंगी, रैंडम नेचर। हाँ बताओ। सर आपने बोला था लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर रन करना। आप 10 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, आधा घंटा ले लो, वो डिपेंड करता है कि उस सैंपल का हाफ लाइफ कितना है, सैंपल रेडिएशन कितना तेज निकल रही है। सर अगर जब आप डाटा कलेक्ट करोगे, देखो तुम जब टाइट्रेशन करते हो तो जो पहली रीडिंग होती है वो रीडिंग होती है या एक ट्रायल होता है, ट्रायल होता है ना। तो आप जल्दी से क्या करते हो, उसको खोलते हो और एक एस्टिमेट लगाते हो, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा कि पहले फर्स्ट करें, आपने टाइम डिसाइड किया 5 मिनट्स, आपने डाटा कलेक्ट किया, आपको लगता है कि 5 मिनट्स इज नॉट इनफ, तो फिर आप 15 मिनट्स कर लो। समझ आ गई बात। पहला एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको जजमेंट मिल जाएगी ना कि कितने टाइम तक करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह आप टाइट्रेशन में जो पहली बार एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आपका डाटा होता है, या वो आपको एक्सपेरिमेंट का टाइम बताता है, एक्सपेरिमेंट का मेथड बताता है, वो आपको एक्सपेरिमेंट का मेथड बताते हैं। जो पहला ट्रायल होता है वो टेस्टिंग के लिए होता है। तो जब आप पहली बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना टाइम होना चाहिए। मैं ये कैसे पता है कि अगर हम डबल टाइम लगाएं तो उसमें अगर एडवांटेज लगेगा। हाँ, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि हमसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अच्छा, हम ये क्यों बिलीव नहीं करते कि इंसान के घर में बंदर का बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बताओ क्यों? सर जरूर होता नहीं है ना। शेर के घर में शेर का बच्चा पैदा होता है, बंदर के घर में बंदर का बच्चा। अच्छा, आप ये क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज की क्लास में आपको एक लेडी टीचर टीच करेगी? क्योंकि आप 6 महीने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप 6 महीने से क्या देख रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं ना। समझ आ गई बात। तो बेटा हम हमसे पहले भी तो दुनिया में लोग थे ना। तो जो हमारे पास्ट ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो हमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन बताते हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो साइंस भी चेंज हो सकती है ना। हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन प्लस हमसे पहले वाले ऑब्जर्वेशन। समझ आ गई बात। साइंटिफिक रिसर्च इस तरह चलती है कि इस तरह के 1000 बंदों ने एक्सपेरिमेंट किया था, उनका ये रिजल्ट था। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या तो उससे, या तो उसके सेम होगा या उससे डिफरेंट होगा। तो इट्स नॉट कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंस बन जाएगा। आपका जो एक्सपेरिमेंट है उससे पहले भी लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। बात समझ आ रही है ना। सर इसका मतलब चांस है कि शादी की जरूरत हो सकती चांस है कि तुम एग्जिस्ट ही ना करते हो। चांस तो ये भी है ना, चांस ये है कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम एग्जिस्ट करते हो, सारा कुछ तो तुम्हारे ब्रेन के अंदर है। है। सर मैं सोच रहा हूँ तुम सोच रहे हो ना, लेकिन तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि तुम एग्जिस्ट करते हो? तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि मैं तुम्हारे सामने एक रियल लाइफ बंदा हूं? नहीं है ना बेटा। हमारे पास ना किसी चीज का कोई एविडेंस नहीं है। कल को हमारी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, आप कॉपी कर लो। तो होने को साइंस भी चेंज हो सकती है। अच्छा, होने को इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव बन चुका है। पहले इलेक्ट्रॉन था, फिर कहा जी ये वेव होती है, फिर कहा ये स्टैंडिंग वेव होती है। तो साइंस तो चेंज हो रही है ना हर दूसरे दिन के साथ। कॉपी हो गया यहां तक बच्चों, कॉपी हो गया? तुम्हें बात समझ आ गई? देखो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हम दुनिया में अकेले लोग तो नहीं है ना कि हम पहली बात कर रहे हैं, उससे पहले भी हो चुके हैं। अच्छा, कॉपी। अच्छा, उसके बाद आगे चलो। अब एक क्वेश्चन लिखो कि जो है तुम्हें कंफ्यूजन है, समझ आ गई? चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। तो ये ग्राफ बना दो, इसके ऊपर वाई एक्सिस लिख दो काउंट रेट, और एक्स एक्सिस पे लिख दो टाइम। वाई एक्सिस पे काउंट रेट और एक्स एक्सिस पे टाइम, जो है ये बना दो। अच्छा, अब आपने इस तरह का zigzag ग्राफ बना दें। जो है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि शुरू से ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि आगे ट्रेंड आएगा, वो तो शुरू से फ्लक्चुएटिंग ग्राफ है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग होने के बावजूद भी एक मैथमेटिकल ट्रेंड हमें मिल रहा है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम रैंडम भी है, और एट द सेम टाइम अगर इसमें कोई प्रॉपर्टीज ना होती तो फिर हम स्टडी कर ही नहीं सकते थे। ग्राफ को देख के तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो जब भी बनाते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ में जो है रैंडमनेस कहां से शो हो रही है? इस ग्राफ में बच्चों रैंडमनेस कहां से शो हो रही है? फ्लक्चुएशन से। कहां से शो हो रही है? फ्लक्चुएशन से। तो ये फ्लक्चुएशन ये बता रही है कि इट्स अ रैंडम प्रोसेस। अगर रैंडम ना होता तो फिर एक स्मूथ कर्व होती। ठीक, तो इसके ऊपर ये बना लो, फिर इसको लेबल कर दो कि काउंट रेट ऑब्टेन्ड, काउंट रेट ऑफ
a natural decay, count rate of a natural decay obtained, बेटा आवाज न करो, obtained by a GM tube. अच्छा, दुनिया में जितने बार भी एक्सपेरिमेंट हुआ है GM ट्यूब के साथ, हर वक्त इस तरह का ग्राफ बना है, मतलब जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्राफ इसी तरह का ही बनता है, ठीक। अगर बिलियंस ऑफ टाइम्स भी एक्सपेरिमेंट हुआ है तो ग्राफ इसी तरह का ही बना है। तो इसको कह दो फिगर 1। लिखो व्हाट इज एविडेंस ऑफ random nature of decay, random nature of natural decay in figure 1। हाँ जी, फिगर 1 के अंदर रैंडम नेचर का क्या एविडेंस है? फ्लक्चुएशंस। क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस की बात नहीं करनी, फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस हमें क्या बता रही है कि इट्स अ रैंडम प्रोसेस, वरना स्मूथ होता। तो लिखो फ्लक्चुएशंस, fluctuations in the count rate, fluctuations in the count rate are fluctuations in the count rate are an evidence of random nature, are an evidence of random nature। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फ्लक्चुएटिंग ग्राफ आता है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, अब हेडिंग लिखो स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके। क्या लिखना है बेटा? spontaneous nature of natural radioactive decay। स्पॉन्टेनियस का मतलब मुझे कौन सा बच्चा बताएगा? कोई भी बच्चा बता सकता है। चले अमार, अगर मैं तुम्हें कहूं कि स्पॉन्टेनियस वर्ड का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्पॉन्टेनियस? एक कोई रिएक्शन है किसी चीज से स्टार्ट नहीं कर सकते वो हम स्पॉन्टेनियस जुएब क्या मतलब होता है? स्टार्ट हो गया तो नहीं चलता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनियस इज समथिंग दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल कंडीशंस। सही डेफिनेशन क्या होगी? फिजिक्स सिर्फ स्टार्ट नहीं, आगे भी इफेक्ट नहीं होता। अगर कोई चीज फिजिकल कंडीशन से इफेक्ट नहीं होगी तो वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। फिजिकल कंडीशन में क्या आएगा? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। तो इसमें आप लिखो कि a natural radioactive decay, a natural radioactive decay, a natural radioactive decay is not affected। इसका मतलब है ना आप इसको तेज कर सकते हैं ना आप इसको स्लो कर सकते हैं। is not affected मतलब आप इसको तेज स्लो नहीं कर सकते। is not affected by physical conditions, is not affected by physical conditions of temperature, pressure, is not affected by the physical conditions of temperature, pressure, humidity। इसके अलावा भी फिजिकल कंडीशंस होती हैं, तो आगे लिख दो ETC। ठीक। A natural radioactive decay is not affected by physical conditions like temperature, pressure, humidity या और जो भी physical conditions हैं। That's why, hence, it is spontaneous। Hence, it is spontaneous। लिख दो यहां तक। तो इसलिए ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। एक क्वेश्चन लिखो why is nuclear fusion reaction not a
नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके। आपने ओ लेवल में स्टार्स की स्टडी की हुई है, स्पेस फिजिक्स आपके सिलेबस में था, उसको दिमाग में रखते हुए आप ये बताएं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके क्यों नहीं होता? क्या कहोगे अब्दुल्ला? फर्स्ट करें, अगर हम प्रॉपर्टीज की बेसिस पे बात करते हैं, चले स्पॉन्टेनियस की बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है या नहीं होता? नहीं होता। कैसे पता चला? इट नीड्स अ टेम्परेचर, इट नीड्स अ temperature. If something needs a certain temperature or a certain pressure or a certain level of humidity or any physical conditions, then it's not a natural radioactive decay. तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। वो कहेगा आप बताओ कि न्यूक्लियर फ्यूजन नेचुरल डिके क्यों नहीं होता? तो हम क्या कहेंगे? बिकॉज इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, बिकॉज इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, nuclear fusion reaction is affected by temperature या not affected? हाँ जी, क्या कहोगे? Nuclear fusion reaction is affected by temperature या not affected by? Affected by temperature. Temperature की एक certain limit होगी तो ये reaction होगा, otherwise नहीं होगा। जैसे sun के ऊपर we need a minimum temperature of 6000 Kelvin, पता है ना? तो अच्छा, nuclear fusion reaction is affected by टेम्परेचर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेम्परेचर से इफेक्ट हो जाता है। तो फिर ये स्पॉन्टेनियस हुआ या नहीं हुआ? बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुआ या नहीं हुआ? हेंस a nuclear fusion reaction, hence a nuclear fusion reaction is spontaneous या is not spontaneous? Is not spontaneous. Fusion reaction is not spontaneous. So अगर ये नेचुरल डिके होता तो फिर क्या होता? स्पॉन्टेनियस होता। सो इट इज नॉट अ नेचुरल, सो इट इज नॉट अ नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके का लोग। तो इससे ये पता चला कि एक नेचुरल डिके नहीं होता। अच्छा, अब नेचुरल डिके की 3 प्रॉपर्टीज, हमारी 3 प्रॉपर्टीज को एक बार रिपीट करो। पहली प्रॉपर्टी रैंडम नेचर, उसका मतलब अनप्रेडिक्टेबल, ठीक, फ्लक्चुएशन से शो होता है। स्पॉन्टेनियस नेचर, कंडीशन से इफेक्ट नहीं होता, कंडीशन से इफेक्ट नहीं होता। व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? एक्सपोनेंशियल नेचर। लिखो, एक्सपोनेंशियल नेचर, एक्सपोनेंशियल नेचर of natural radioactive decay। समीर, मुझे आप बताओ, इससे पहले हमने एक्सपोनेंशियल कब पढ़ा हुआ है? जल्दी से बताओ, इससे पहले हमने एक्सपोनेंशियल कहां पे पढ़ा हुआ है? हाफ लाइफ में। और वो कहां पे पढ़ा है? चैप्टर कौन सा था बेटा? हमने एक्सपोनेंशियल इससे पहले पढ़ा हुआ है कैपेसिटर्स में और ऑसिलेशन में। कहां पे पढ़ा हुआ है? कैपेसिटर और ऑसिलेशन। हमने लिखा है एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके। एक्सपोनेंशियल नेचर हमने इससे पहले कहां पे पढ़ा हुआ है? कैपेसिटर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं, पहले हम वो रिवाइज करेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, अगर आपको याद, ये प्रीवियस नोट्स हैं, ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है ना। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आप क्यों कहते थे कि इट्स एक्सपोनेंशियल? बिकॉज, बताओ जरा, डेल्टा V ओवर डेल्टा T has a direct proportion with negative V power 1। कुछ याद आ गया? इस इक्वेशन की वजह से हम कहते थे कि इट इज एक्सपोनेंशियल। फिर इसके बाद 2 इक्वेशंस और थी, कौन सी? डेल्टा V over delta T is negative 1 over RC V की पावर 1। बेटा ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इससे फिर हमने एक और इक्वेशन लिखी थी, वो क्या थी? V over V नॉट, V over V नॉट is
e पावर माइनस 1 ओवर आर सी इंटू टी। पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ? टी ओवर आर सी या 1 ओवर आर सी इंटू टी। जिस भी चीज की इस तरह की इक्वेशन बनती है वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है। और ये इक्वेशन क्या बता रही है? रेट एंड अमाउंट हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बता रही है? रेट एंड अमाउंट हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जहां पे भी रेट और अमाउंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। तो पहले जनरली लिखेंगे फिर स्पेसिफिकली। तो किसी भी चीज को हम एक्सपोनेंशियल तब कह सकते हैं जब, लिखो whenever rate has a direct proportion with negative of amount। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं? नेगेटिव साइन शो कर रहा है डिक्रीज। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे? डिक्रीज। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज। तो whenever rate is proportional to negative of amount, the process is an exponential decay। ठीक हो गया। अब न्यूक्लियर डिके पे ये कैसे अप्लाई होगा? न्यूक्लियर डिके पे ये ऐसे अप्लाई होगा कि हम इसमें ये लिखेंगे कि अब यहां पे आप इसकी एक्सपोनेंशियल नेचर को डिफाइन कर रहे हैं। पेपर में आएगा तो आप यही लिखेंगे। आप ये लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम। क्या हम इसको रेट ऑफ डिके कह सकते हैं? डिकेइंग पर यूनिट टाइम। मैं कह रहा हूं क्या हम इसको रेट ऑफ डिके कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ऑब्वियसली कह सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम, जिसको हम कहा करेंगे, ब्रैकेट में लिखो, रेट ऑफ डिके, या फिर हम इसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिके और इट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी। Number of nuclei decaying per unit time is directly proportional is directly proportional to the total number of nuclei present। इसको एक बार देख लो। Number of nuclei decaying per unit time is directly proportional to the number of nuclei that are present। So mathematically, delta n over delta t is proportional to negative n power 1। तो मैं इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डिक्रीज। डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम, और n क्या है? द न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट। तो इस इक्वेशन में दो चीजें हैं ना, एक है डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी और एक है n। तो यूं लिखो, एट द गिवन इंस्टेंट, at the given instant, delta n over delta t is rate of decay when n nuclei are present। हमारा अगला स्टेप, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो उस हिसाब से डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एन, तो यहां पे आ जाएगा कांस्टेंट डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। इक्वल लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, इक्वल लगाओ, नेगेटिव साइन लगाओ, और ब्रैकेट में लिखो डिके कांस्टेंट।
तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिके कांस्टेंट। ठीक, डिके कांस्टेंट और मल्टीप्लाई किससे होगा, n के साथ। ये कॉपी कर लो यहाँ पर। अब डिके कांस्टेंट का कोई ना कोई सिंबल भी तो होगा ना, तो लिखो सिंबल फॉर डिके कांस्टेंट, सिंबल फॉर डिके कांस्टेंट इज, या आपने पहले पढ़ा हुआ लैम्डा, जो आप वेवलेंथ के लिए पढ़ते थे। सो लैम्डा इज अ सिंबल फॉर डिके कांस्टेंट। तो लैम्डा का मतलब सिर्फ वेवलेंथ नहीं होता, लैम्डा इज अ ग्रीक अल्फाबेट जो मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो सकता है। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा n ओवर डेल्टा t इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टाइम्स n। लैम्डा को हम बाद में डिफाइन करेंगे, कॉपी कर लूंगी। इसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट। ठीक, यहां से आगे कल इंशाल्लाह। कॉपी हो गया यहां तक। अच्छा, अब ये समझ आ गई कि एक्सपोनेंशियल क्यों होता है, क्योंकि rate of decay and number of nucleus have a direct proportion, that's why it is exponential। एसी हम थोड़ा सा आगे जाके करेंगे। असल में एसी जो है ना तुम्हारा टाइम लगवा देगा, तो हमें टेबल थोड़ा जल्दी करना। न्यूक्लियर परसों तक खत्म हो, क्वांटम पे भी 2-4 दिन लगेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे थर्मल पे। हम जा रहे हैं सेरेब्रल कंडीशन, तो है ना एसी वो जिसका बेस यूनिट था, एंड आगे जाके